Hello everyone. So here again we are with our new topic. In last topic we discussed about the difference between animal cell and plant cell. तो वहाँ से हमारा जो डिफरेंस है वो हमें क्लियर हो जाता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल अपने ऑर्गेनलीज के साथ कैसे काम करती हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिखाया है द डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो हम पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जाई apparatus, द माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग वी रीड आउट इन द लास्ट टॉपिक। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं द सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज जो इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गेनलीज है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड द गोल्जाई apparatus, all these are the important cell organelles। तो ये जब सेल ऑर्गेनलीज है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से काम करते हैं किसी भी सेल के लिए, उसके फंक्शनिंग के लिए, और सेल के सारे फंक्शनिंग को कंप्लीट करने में किस तरह से एक एक ऑर्गन हेल्प करता है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग रीड करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा हमें उसके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए कि बेसिक्स सेल ऑर्गेनली काम कैसे करती हैं। तो फर्स्ट है जी, ये एक तरह से सेलुलर कंपोनेंट्स है। सेलुलर कंपोनेंट्स सेल के कंपोनेंट्स है, सेल के इनसाइड ही प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी बॉडी में भी डिफरेंट ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। हार्ट देखोगे आप, किडनीज देखोगे, लीवर देखोगे, लंग्स देखोगे, ऑल दीज आर द ऑर्गन सिस्टम पार्ट। तो इसी तरह से सेल के भी डिफरेंट ऑर्गेनलीज है, तो इसलिए सेल को सेलुलर कंपोनेंट्स हमने बोला है। यहाँ पे सेलुलर कंपोनेंट सेल्स के जो पार्ट है। देन जो सेल ऑर्गेनिज्म सारे मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं? बेसिकली एनक्लोज्ड होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन। इनसाइड द मेम्ब्रेन किस तरह से एनक्लोज्ड होंगे? जैसे हमारे पास इस तरह से सेल थी, तो यहाँ पे एनक्लोज्ड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये सारे क्या होते हैं? एनक्लोज्ड है। बेसिकली सारे एनक्लोज्ड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब सेल ऑर्गेनलीज काम करते हैं, जब मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो ये एक तरह से डिफरेंट और एफिशिएंट जो रिक्वायर्ड फंक्शन है, नेसेसरी फंक्शन है किसी भी सेल के, जब सब सेल ऑर्गेनलीज एक सिस्टम में काम करते हैं, तो इस तरह से ये सारे फंक्शंस जो होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है वो एक्ट करती है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनलीज है हमारे सेल में जो प्रेजेंट है, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। जब वो प्रेजेंस शो कर रहे हैं तो प्रेजेंस के साथ वो क्या कर रहे हैं? सेल की सारी फंक्शनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर एक भी एब्सेंट होता है, अगर हम देखें कि सेल से हम माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दें, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने के बाद क्या सेल काम करेगी? वो नहीं काम करेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमने क्या बोला है? माइटोकॉन्ड्रिया is the powerhouse. Powerhouse, it forms the energy in the form of ATP. ATP की फॉर्म में एनर्जी जनरेट कर देगा। अब अगर आप एनर्जी ही हटा दोगे, देन सेल विल नॉट फंक्शन। सेल काम ही नहीं करेगी। अब एनर्जी आपने सारी रिड्यूस कर दी, सारी एनर्जी ही निकाल ली, जब सारी एनर्जी ही रिमूव कर दोगे तो सेल कैसे काम करेगी? अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनलीज। किस तरह से जो जो टाइप्स हैं हम देखेंगे। सेल ऑर्गेनलीज तीन तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन क्या होगा? उसमें क्या होगा? कोई सेल विदाउट मेम्ब्रेन, उसमें क्या होगा? देयर इज अ नो मेम्ब्रेन। जब सेल की कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो वो फंक्शनिंग कैसे करेगा? तो ये जो होते हैं बेसिकली विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल में। सेकेंड हम देखेंगे सिंगल बाउंड सेल मेम्ब्रेन, जैसे हमने देखा है इन द केसेस ऑफ वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्जाई apparatus। अब लाइसोसोम्स में देखोगे आप इस तरह से प्रेजेंट होंगे लाइसोसोम्स। गोल्जाई apparatus देखोगे, गोल्जाई apparatus इस तरह से प्रेजेंट होंगे। इनमें क्या होगा? सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इनमें ऐसा नहीं है कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज कंटेन ओनली सिंगल मेम्ब्रेन। अब सिंगल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है? यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ से आप देखोगे कि किस में प्रेजेंट है? बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक हमारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आप देखोगे
तो बेसिकली जब हम डबल मेम्ब्रेन के बारे में, अब डबल मेम्ब्रेन क्या होगी, डबल जैसे इसका नेम ही इंडिकेट करता है। बेसिकली जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम नेम्स के थ्रू ही साइंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस मीनिंग, इस वर्ड से हमारा ये मीनिंग निकलता है। अब डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन क्या है, दो मेम्ब्रेन्स होंगी जिसमें आउटर भी होगी और इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और बेसिकली ये सारे यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लांट सेल का एग्जाम्पल देखें जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, आउटर एंड इनर बोथ मेम्ब्रेन्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो दिस इज द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर टू शो हाउ द ऑर्गेनेल्स वर्क। अगर आप देखोगे न्यूक्लियस, सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, सेंटर है किसी भी सेल का, सेंट्रल पार्ट है जो कैरी करके रखता है ऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो जो सेंट्रल पार्ट हमें नजर आ रहा है, ये सेंट्रल पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियोलस बेसिकली जो होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करके रखता है। अब हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में कैरी करके रखेगा, डीएनए के फॉर्म में। जितना भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सारे क्या होते हैं, क्रोमेटिन्स होते हैं। ऑल दीज आर क्रोमेटिन्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रोमेटिन्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक, these folded structures are called the endoplasmic reticulum, जो चैनल्स फॉर्म करती है, बेसिकली सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। देन गोल्जाई अपरेटस को देखोगे, गोल्जाई अपरेटस क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है अबव द न्यूक्लियस। अबव द न्यूक्लियस गोल्जाई अपरेटस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली जितने भी पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर द हेल्दी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तक सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एज अ प्योर फॉर्म में ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र क्यों करते हैं प्योर फॉर्म में, ताकि वो क्या करेगा, न्यूक्लियस जितने प्योर फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स उसके पास प्रेजेंट होंगे, प्योर फॉर्म में जब न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उतना ही हेल्दी डीएनए होगा, उतना ही हेल्दी हमारे क्रोमेटिन्स बनेंगे और उतने ही हेल्दी हमारे क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो यहाँ से हमें बेसिकली जो सेल्स के ऑर्गेनेल्स किस तरह से काम करते हैं, तो वो बेसिकली हमें यहाँ से पता चल जाता है, एक डिफरेंशिएट हो जाता है कि किस तरह से कौन सा ऑर्गेनेल कैसे काम करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया पे अगर आप देखोगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ पे ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी क्या होता है, एटीपी की फॉर्म में, दिस क्रिस्टी, ये क्रिस्टी क्या होता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करेंगे। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम देखेंगे, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो होती है सेंट्रोजोम्स में प्रेजेंट होती है। ये जब सेंट्रोजोम्स में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली सेंट्रल पार्ट के नियर ये प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोजोम है, इससे हमें पता चल रहा है यहाँ से जो है सेल का सेंटर स्टार्ट होता है। अब ये ब्यूटीफुली येलो एंड ग्रीन जो हमने बनाया दैट इज लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स को हमने स्टार्टिंग से हम बोलते आ रहे हैं, हमें पता भी है कि सेल का एक पार्ट ऐसा होता है जो अपने ही सेल को खुद खा जाते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। तो लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल्स। वो इस तरह के केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है, ये लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स की तरह एक्ट करते हैं बिकॉज दे ईट देयर ओन सेल्स। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल में। अब यहाँ से अगर देखोगे हमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, एक अपर लोब प्रेजेंट है, एक नियर डाउन द लोब प्रेजेंट है। जो ये अपर लोब है हमारा, full lobe contains 80s ribosomes, it contains 60s and it contains 40s। तो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अपर वन एंड द लोअर वन। जब ये कंबाइन करते हैं तब ये कंप्लीट राइबोसोम फिल करते हैं। तो ये राइबोसोम्स जो है दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये इस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट अब जब हमारा आता है, जब हम सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो हमारे पास आता है मूवमेंट।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेसिकली हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है, जो मेम्ब्रेन होती है मूवमेंट ऑफ द आयंस और न्यूट्रिएंट्स में हमारी हेल्प करती है। और किस वे में हेल्प करती है, कैसे करती है, वो पूरा प्रोसीजर एक्टिवली करती है, पैसिवली करती है, सॉल्यूशन की फॉर्म में करती है, वो सब हम आगे इसके बारे में रीड आउट करेंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्री फॉर्म में रहते हैं। फ्री फॉर्म में कौन सा रहेगा, वाटर। फ्री फॉर्म में रहेगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड ऑक्सीजन। ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मूव करते हैं फ्रीली, H2O, अमोनिया, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड एंड आउटसाइड ये प्रॉपरली मूवमेंट शो करते हैं, इन हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली जो हमारी लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर हमारी किस में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारी लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर क्या होती है, जो इसको ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प कर रही है। हेल्प कैसे कर रही है, जब ये मॉलिक्यूल जो है फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये जो फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट है सेल के अंदर, जब ये फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन ऐसे फॉर्म हो जाती है, जिसके थ्रू ये इन हो जाते हैं और आउट हो जाते हैं। इस तरह से इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट जो होती है ना सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो चलती रहती है। एक तरफ से इन होंगे मॉलिक्यूल्स और एक तरफ से आउट हो जाएंगे बेसिकली। तो जब इस तरह का इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट चलता रहता है तो इसको मूवमेंट ऑफ द आयंस और मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रोटीन्स जो होते हैं लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड बाइलेयर कैसे होगी, अब ऐसे जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, इस लिपिड बाइलेयर में से इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का, इन हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं। हम इसको बेसिकली एक स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। अब ये देखिए, जब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, बेसिकली हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इनवर्ड मूवमेंट हो रही है और कैसे आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है। इस इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को समझने के लिए हम ये वाले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आप बेसिकली देखोगे H2O, अमोनिया, CO2 एंड O2, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म। ये सभी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये सब यहाँ पे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम देखेंगे कि जो H2O मॉलिक्यूल्स है, ये जो लेयर है इस तरह से फॉर्म हुई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो इजीली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है मॉलिक्यूल्स का। ये इनवर्ड मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की जब ये सेल के अंदर मूव करते हैं। और आप बेसिकली ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये हेड, मेम्ब्रेन का ये हेड है एंड ये टेल होता है। हेड और टेल है, दोनों प्रेजेंट है। ये हेड पार्ट जो प्रेजेंट है और हेड टेल जो प्रेजेंट है, ये मूवमेंट ऑफ आयंस और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में सेल में एक तरह से प्रॉपर हेल्प करता है। जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है वो इस हेड और टेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अब ये तो थे अनचार्ज मॉलिक्यूल्स। अनचार्ज मॉलिक्यूल्स बेसिकली आप देखोगे इन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से अब हम देखेंगे लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। अब लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो सोल्यूबल होते हैं इसमें, लिपिड्स में। लिपिड्स कौन से होंगे, अब हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जितने भी होंगे, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे वो सारे जो होते हैं लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो सोल्यूबल हो जाते हैं इजीली लिपिड्स के साथ। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होगा जैसे ग्लूकोज। बेसिकली हम ग्लूकोज का एग्जांपल देखते ही हैं, आपने 2 स्पून ग्लूकोज लिया, वाटर में डिजोल्व करोगे तो सोल्यूबल हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है इजीली। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, इतने फाइन होते हैं, वो इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। और अगर आपको ये एरो फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है तो इस एरो से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इजीली सोल्यूबल हो गए हैं, इनको प्रॉपर मूवमेंट की रिक्वायर्ड भी नहीं रहा है। देन हम आते हैं आयंस पे। अब आयंस कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होंगे और नेगेटिवली चार्ज भी होंगे। आयंस जो होंगे इस तरह से प्रेजेंट होंगे, ये भी ऐसे
ऐसे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट तो रहेंगे पर मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो परमिएबिलिटी होती है इनको मूव करने के लिए अलाउ नहीं करती है। जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइज पोर के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, इसलिए इस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो जाता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट कैसे होगा आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, और जितने भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है, जितने भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है या लिपिड्स से रिलेटेड है, वो किस तरह से एक्ट करेंगे, वो हमें जो हमने पीछे डायग्राम किया है उससे बेसिकली पूरा क्लियर हो जाता है। जब वो हमें क्लियर हो जाते हैं नेक्स्ट हम मूव करते हैं जैसे चैनल्स और ट्रांसपोर्ट्स। चैनल्स हम देखें तो जो चैनल्स बेसिकली हमने किया है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। बहुत सारी फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी जब फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं वो एक तरह से क्या करती है, ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करती है, एक तरह से चेन बना लेती हैं। अगर बेसिकली जब आप अपनी रियल लाइफ से इसको एग्जाम्पल को कंसिडर करते हो तो एक चेन बन जाती है। चेन आपने किसी को एक काम बताया, वो आगे किसी को बताया और आगे किसी को बताया, तो ऐसे ऐसे क्लियर होते हुए आगे तक उस काम को 10 लोग करते हैं। तो बेसिकली ये चैनल्स जो होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम हम पहले कर चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह से चैनल्स फॉर्म होते हैं। और कहाँ पे चैनल्स फॉर्म होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चैनल्स फॉर्म होंगे। चैनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा फॉर्म होते हैं जो हमारा गोल्जाई अपरेटस, इस तरह से जो एक नेटवर्क फॉर्म कर देंगे। बेसिकली जब एक नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, देखो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, लेयर्स नहीं है, लेयर्स हैं पर एक तरह से अटैच है, सबसे अलग अलग नहीं है। जब ये अटैच होती है तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ से इस तरह से, सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रही है आयंस और मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे पोर साइज के अकॉर्डिंग एंटर कर जाते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। तो बेसिकली रिसेप्टर्स, जब हम ये कंप्लीट डायग्राम देख रहे हैं, अगर आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है देखी जाए तो बेसिकली वाटरी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। अब जब हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एक वाटर लविंग होता है, एक वाटर हेटिंग होता है। जो वाटर लविंग होगा वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो वाटर लविंग नहीं होगा वो वाटर से दूर जाएगा। तो वाटर एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली वाटर में ही प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास जब ये वाटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स है। ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, एक लिपिड्स की लेयर है, उस पे ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। जो लिपिड लेयर है उस पे अगर आप देखोगे ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये इस तरह से बाउंडेड फॉर्म में, इस तरह से अगर डिफरेंशिएट कर पाओ तो ये लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स की लेयर है। बहुत सारे जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स जो होते हैं इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक चेन फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। अब आता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन किस तरह से होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स जो है एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर आप देखोगे ये एक कार्बन की चेन है, एक चेन की फॉर्म में क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल्स अटैच हैं आपस में। जब ये कार्बन मॉलिक्यूल्स एक चेन की फॉर्म में अटैच रहेंगे तो उसी तरह से जब ये प्रोटीन्स बेसिकली कैसे मानोगे, हम अमाइनो एसिड से इसको कंक्लूड करते हैं। अब हमें पता है अमाइनो एसिड्स क्या होती है, प्रोटीन्स की ड्राइव फॉर्म होती है। जब प्रोटीन्स की ड्राइव फॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपस में। जब ये कनेक्टेड होते हैं तो एक लेयर फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड द, आज मेरी सेटिंग नहीं बन रही ढंग से, अच्छा तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स है। उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे।
इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी और ये अटैच होंगी आपस में। इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्म में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें एम्बेडेड है हमारे जितने भी हाइड्रोफोबिक है, जितने भी हाइड्रोफिलिक है, ये सारे एम्बेडेड है किसमें, प्रोटीन्स की लेयर में। और ये वाटर इंटीरियर, ये सारा किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है। हमारे पास सेल के अंदर जो वाटर है उसमें ये सारा हमारे पास प्रेजेंट है। तो बेसिकली जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जितना हमको रिक्वायर्ड था वो हमारा टॉपिक यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट हम एंजाइम्स, अब हम एंजाइम्स हमें पता होने चाहिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली जो रिएक्शन को कैटलाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। कोई भी रिएक्शन है, अब अगर आप ग्लूकोज की ही रिएक्शन देखो, ग्लूकोज की रिएक्शन में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। कोई भी रिएक्शन है उसको कैटलाइज कर रही है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब हमारा मेन टॉपिक आता है सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस। तो सेल मेम्ब्रेन फंक्शन में फर्स्ट आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, देन एक्टिव, देन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि सबके बारे में पढ़ लिया कि मूवमेंट कैसे हो रहा है आयंस का और मॉलिक्यूल्स का। अब ये आयंस और ये मॉलिक्यूल्स कैसे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे सब्सटेंसेस को और कैसे पैसिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे, या एंडोसाइटोसिस होगा, इनसाइड द सेल होगा, या आउटसाइड द सेल होगा, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें हमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, जितनी सेल के अंदर प्रेजेंट है वही हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद इसमें जितने भी वाटर ग्रेडियंट, जितने भी ग्रेडियंट हाई डेंसिटी भी होंगे। अब जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल और थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो क्या हो रहे हैं, ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड होता है कितने हाई डेंसिटी है और कितने लो डेंसिटी है, किस तरह की डेंसिटी प्रेजेंट है। जो डिफरेंस होता है किस में होगा, कॉन्सेंट्रेशन में। कैसा सॉल्यूशन है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और वेरी लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। किस प्रेशर पे मेंटेन है, बेसिकली क्या प्रेशर है, कितने प्रेशर पे, कितने पास्कल्स पे हमने उसको मेंटेन किया है, और कितना चार्ज है। बेसिकली चार्ज किस पे होगा, जो हमारे आयंस प्रेजेंट होंगे उन पे होगा। और बाकी ये क्या करेगा, इक्विलाइज करेगा ग्रेडियंट को। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम जो फॉरवर्ड में भी होगा और बैकवर्ड में भी होगा, जो बेसिकली बैलेंस करता है इक्वेशन को, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये इक्विलाइज कर रहा है ग्रेडियंट को, इक्विलाइज करता है बेसिकली पैसिव। जितने मूवमेंट ऑफ आयंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे उतना मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होंगे हमारे पास, ये होंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सबसे पहले आता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस बहुत ही इजी होता है और बहुत ही क्लियर होता है। उसको क्लियर करने के लिए हम डिफ्यूजन के केस में हम करते हैं द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू low concentration, and osmosis, movement of ions from low concentration to high concentration। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में, 1.5 और 2 मार्क्स में भी हमें आता है विद एग्जांपल कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो जब हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को कंपेयर करते हैं, ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ आयंस रहेगा वो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और जो डिफ्यूजन में होगा, जो मूवमेंट ऑफ आयंस रहेगा फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे। उसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड